नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दबी आवाज़ में। दबी आवाज़ के माध्यम से आज हम बातचीत करेंगे गुजरात की राजनीति के समीकरण और गुजरात में नए उभरते युवा नेताओं के बारे में। तो बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से शोध छात्र आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी का शोध का जो विषय है वो रहा है राजनीतिक शास्त्र। तो आलोक जी से हम बातचीत करेंगे इसी बारे में। आलोक जी, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल से अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में पीएचडी का छात्र हूँ। और मेरा जो अनुभव रहा है राजनीति का, कि अगर गुजरात की राजनीति को हमने जो समझने की कोशिश की है, उस दौरान मैंने ये पाया है कि अभी जो गुजरात का नया समीकरण बना है, उस नए समीकरण में जो गुजरात में छोटे छोटे लीडर निकल करके आए हैं, जैसा कि यहाँ के मोदी के जाने के बाद गुजरात एक पॉलिटिकल फर्टाइल लैंड के रूप में जाना गया। पॉलिटिकल फर्टाइल लैंड का मतलब होता है कि एक नया स्पेस क्रिएट हो जाना। तो मोदी के जाने के बाद एक नया गैप क्रिएट हुआ। उस गैप में क्या हुआ, चाहे वो अल्पेश ठाकुर हो, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, चाहे हार्दिक पटेल हो, तो ये छोटे छोटे लीडरों का उभर करके आना गुजरात में एक नए राजनीतिक समीकरण की ओर एक नया जोश दे रहा है। जी आलोक जी, आपने बात की है कि नए जो नेता उभर कर आ रहे हैं गुजरात की राजनीति में, और वो नेता कब आए हैं? वो मोदी जी के यहाँ से जाने के बाद आए हैं। मतलब मोदी जी जो 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में चले गए हैं, तो जो नए लोग थे, आपने कहा कि राजनीति के भाषा में उसे फर्टिलाइज लैंड के नाम से जाना जाता है, तो वो लोग उभर कर आए हैं। जैसे हार्दिक पटेल का नाम आपने लिया, जिग्नेश मेवानी है, अल्पेश ठाकुर हैं, बहुत सारे युवा नेता निकल कर आ रहे हैं। वो पहले नहीं आ पा रहे थे क्योंकि आपने कहा मोदी जी जब से सत्ता में गए हैं तब से। तो क्या कारण रहे होंगे कि उनके बाहर जानने के बाद ही नए युवा नेता उभर कर आए हैं, या उनकी क्या सोच है, क्या विचार है, किस सोच को लेकर वो आगे आ रहे हैं? देखिए, मोदी जी जब तक यहाँ पे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कभी किसी को उस तरीके का स्पेस नहीं दिया। लेकिन ये सब चीज़ें मोदी जी के जाने के बाद इसलिए क्योंकि इन लोगों का पहले से ही तैयारी चल रहा था। जैसे हार्दिक पटेल का पूरा मोमेंट रहा कि पटेलों को कैसे ओबीसी रिजर्वेशन में शामिल किया जाए। जब वो हार्दिक पटेल ने ये आवाज़ उठाई कि पटेलों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उनका आर्गूमेंट ये था कि जिस तरीके से पटेल कि पूरे देश में जो भी पटेल हैं गुजरात को छोड़ करके, तो सारे पटेल को ही ओबीसी में रिजर्वेशन मिलता है। सिर्फ गुजरात में ही जो भी पटेल, उनको ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसके अगेंस्ट में जो मोमेंट खड़ा हुआ अल्पेश ठाकुर जी का कहना था कि नहीं, हम आपको ओबीसी में रिजर्वेशन के लिए समर्थन नहीं करते हैं। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आउट ऑफ ओबीसी के लिए हम उसके लिए समर्थन करते। तो पूरा जो अल्पेश ठाकुर का मोमेंट खड़ा हुआ वो अगेंस्ट हार्दिक पटेल के खड़ा हुआ। इसी तरीके से हम अगर जिग्नेश मेवानी को देखते हैं तो जिग्नेश मेवानी का कहना था कि भारतीय समाज में जो हिंदुत्व का एजेंडा है, हिंदुत्व के एजेंडे में दलितों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है, उस शोषण के खिलाफ कैसे लड़ा जाए। तो पूरी तरीके से उसके खिलाफ एक नया आवाज़ गुजरात से एक नए तरीके का जो आवाज़ था वो उभर करके सामने आई, और उन्होंने पूरी तरीके से उस पूरी व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश करे। अगर तीनों के हम राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं तो तीनों का एजेंडा ये था कि एक स्ट्रक्चर, जो बीजेपी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन लोगों ने अभी आवाज़ उठाई है, उनके खिलाफ कैसे लड़ा जाए। जैसा कि अभी चुनाव आने वाला है, और चुनाव आने वाला है, जैसा कि तमाम जो मीडिया इंडस्ट्रीज हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि अभी बीजेपी सत्ता में आएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर इन लोग अगर मिल के अलायंस बना करके एक ताकत के साथ, एक नए रूप के साथ, एक बड़ी ताकत के साथ अगर बीजेपी के अगेंस्ट में कोई अलायंस बनाते हैं, तो मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ बीजेपी जो है सत्ता से बाहर हो जाएगी। सत्ता से बाहर होने बीजेपी का इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब कोई पार्टी ज़्यादा दिन सत्ता में रहती है तो राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का एक नेक्सस बन जाता है। और उस नेक्सस में क्या होता है, जो युवा वर्ग है, जो गरीब है, जो गाँव में रहता है, जो एक किसान है, नौजवान है, छात्र है, जो युवा वर्ग जो गांव में रहता है, वो जब जैसे ही शहर में आता है, शहर में रहकर वो तैयारी करता है कंपटीशन का, वो एग्ज़ाम देता है, 5-10 साल वो तैयारी करता है, लेकिन 5-10 साल तैयारी करने के बाद भी उसे नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो ये सवाल उठता है कि नौकरियां किसको मिलती हैं। गुजरात में खासकर ये देखा गया है कि जो भी युवा वर्ग रहा है, उस युवा वर्ग में जो आरएसएस ट्रेंड या बीजेपी ट्रेंड लोग हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिली हैं। बाकी यहाँ का जो 70% युवा है, आज भी वो बेरोजगार है। आज भी वो जहाँ उसको रोज़गार मिलना चाहिए, जो उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, जैसा कि हम अभी कुछ दिन पहले वडोदरा गए थे, वहाँ हमने पाया कि बीटेक करने वाला लोग 5,000 की नौकरी के लिए घूम रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है, जैसा कि हार्दिक पटेल का भी जो मोमेंट रहा, ये मोमेंट क्यों हुआ, ये सीधी सी बात ये दिखाता है कि जो युवा वर्ग है उसको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। जो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं तो आके वो सड़क पर आंदोलन कर रहा है, सड़क पर आके जो है अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है
तो बीजेपी की सत्ता के आने के बाद पहली बात, किन लोगों को नौकरियां मिली हैं, और उन नौकरियां मिली हैं तो उसका बेस क्या है, आखिर किस बेस पे वो लोग नौकरियां पाया है। तो ये पूरी तरीके से एक युवा जो वर्ग है, जो गुजरात में पूरी तरीके जो यहाँ की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड है। जी, आलोक जी ने बताया कि किस प्रकार जो है ये लोग उभर कर सामने आ रहे हैं, और किसी का कुछ कारण रहा, जैसे जिग्नेश मेवानी का कारण ये रहा है कि उनका मुख्य मुद्दा जो था, दलितों को जो यहाँ पीड़ित किया जा रहा है, दलितों को परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर वो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और हार्दिक पटेल का जो पूरा मूवमेंट आपने बताया कि वो ओबीसी रिजर्वेशन में शामिल होने के लिए कर रहे थे, और अल्पेश ठाकुर जी जो हैं वो अपना मूवमेंट ओबीसी रिजर्वेशन में उनको शामिल ना किया जाए क्योंकि उनकी कटौती होगी, इसके लिए वो उनके अगेंस्ट में खड़े हुए। तो ये सब जब सारे लोग एक इश्यू पे आ रहे हैं, उनका मुद्दा यही है कि किस प्रकार बीजेपी को यहाँ से ख़त्म किया जाए, बीजेपी को सत्ता में ना आने दिया जाए। इतना सब होने के बावजूद भी क्या कारण है, क्या इतनी विचारधारा है कि बीजेपी जो है पिछले 15 सालों से यहाँ रूल कर रही है, और ऐसा अभी भी लग रहा है कि फिर बीजेपी ही आने वाली है। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी का जो रहा है, चाहे वो हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ें चाहे वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ें, एक राजनीति और धर्म का एक बड़ा रिलेशन रहा है, और बीजेपी उसी प्रिंसिपल चलती है। बीजेपी का सिद्धांत है धर्म को जो है राजनीति से जोड़ करके देखा जाए, और जो उनका एक एजेंडा है पर्टिकुलर एक धर्म को लेके, उसी धर्म को, उसी कल्चर को वो लोग प्रमोट करते हैं। तो धर्म के राजनीति को लेके जैसा कि उनका जो एजेंडा रहा, उसको हमेशा प्रमोट करना, धर्म के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दूसरे लोग धर्म के नाम पे मोबिलाइज नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी जो है एक पार्टिकुलर धर्म को लेके ही आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। जैसा कि अभी यूपी के इलेक्शन में हम देखते हैं, तो वहाँ एक भी मुस्लिम को टिकट ना देना, तो उसका सीधा सा मैसेज ये दे देना कि हम जो है एंटी मुस्लिम हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से बीजेपी का एक स्ट्रेटजी रहा है, उस स्ट्रेटजी में एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देना और धर्म के नाम पे जो है लोगों को मोबिलाइज करना। अभी कुछ दिन पहले जैसे प्रवीण तोगड़िया जी का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हम जो है हिंदू हैं, लेकिन ये सवाल उठता है कि जब ऊना में अत्याचार होता है, जब दलितों के साथ अत्याचार होता है, तब वही दलित पूछते हैं कि हमारे साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, क्या हम हिंदू हैं या नहीं हैं। जब यहाँ पटेलों को सरेआम जो रोड पर गोलियाँ मारी जाती हैं, सरेआम उनकी किलिंग होती है, तब पटेल लोग पूछते हैं कि क्या हम हिंदू हैं या नहीं हैं। जब यहाँ की महिलाओं के साथ रेप होता है, महिला ये पूछती है क्या हम हिंदू हैं या नहीं हैं। जब यहाँ के रोजगार जो युवा हैं, जब उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो रोजगार जो बेरोजगार युवा हैं वो लोग ये पूछते हैं कि हमको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, अगर हम हिंदू हैं तो हमको भी रोजगार मिलना चाहिए। तो ये तमाम सवाल हैं जो एक बाजारीकरण जो धर्म है, जो धर्म का एक बाजारीकरण कर दिया है। एक दूसरी तरफ जो उसको रियल में मानने वाले लोग हैं। तो दोनों हमको जो है चेहरे हमें समाज में देखने को मिलते हैं। आलोक जी, आपने कहा कि बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा है वो धर्म को लेकर वो चलती है, एक विशेष धर्म को लेकर वो सत्ता में रूल करती है, और धर्म के नाम पे लोगों को भड़काती है, मोबिलाइज करती है। लेकिन हमारे देश की जो दो बड़ी पार्टियां हैं जिनको मुख्य सत्ता में रही हैं आज़ादी से अब तक, कांग्रेस और बीजेपी, तो बीजेपी से पहले यहाँ कांग्रेस में सत्ता में रही है, लेकिन कांग्रेस जब से बीजेपी आई है खत्म हो गई है। गुजरात में ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस खत्म सी हो गई है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की क्या विचारधारा है या क्या कमियां हैं कि वो यहाँ की सत्ता से बाहर हो गई? देखिए, अगर गुजरात के पर्सन में हम देखने की कोशिश करें तो गुजरात में क्या हुआ कि अगर कांग्रेस और दोनों को देखें, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और उस थाली के चट्टे बट्टे के नाते अगर गुजरात में देखें तो कांग्रेस ने क्या किया, बहुत सारे आरएसएस वालों को अपनी पार्टी में जगह दी, और उनको पार्टी में जगह देने के नाते अगर मैं ये चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है, अगर कांग्रेस कल ये अनाउंसमेंट कर दे कि हम अपने पार्टी से सारे आरएसएस वालों को निकालते हैं, या वो पार्टी से सारे जो भी पदाधिकारी हैं उनको पदाधिकारी से उससे बाहर करती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस का गुजरात में एक बहुत बड़े लेवल पर रिवाइवल होगा। अगर हम आगामी चुनाव के परिदृश्य में देखें, अगर अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, कांग्रेस या चिराग पटेल, ये तमाम छोटे छोटे लीडर हैं, अगर ये लोग मिलकर एक महागठबंधन करते हैं, जैसा कि बिहार में महागठबंधन सक्सेस भी हुआ, और उसी सक्सेस को, उसी को मॉडल को बेस बना के अगर ये लोग एक महागठबंधन करते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी हार जाएगी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। आलोक जी, आपने कहा कि एक स्तर पर आके, एक बड़े लेवल पे आकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है एक ही हो जाती हैं। उसी आरएसएस के एजेंडे पे बीजेपी काम करती है और उसी आरएसएस के एजेंडे पे जो है कांग्रेस काम कर रही है, और कांग्रेस ने अपनी पार्टी में बहुत सारे आरएसएस वालों को भी शामिल किया। और आपने ये भी कहा है कि अगर आज भी कांग्रेस जो है आरएसएस के जो लोग उनको बाहर कर देती है तो वो सत्ता पर फिर काबिज हो सकती है।
हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हुए हमारा जैसे विषय है कि हम जो युवा नेता उभर कर आ रहे हैं उन पर ही बात करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा नेता आ रहे हैं गुजरात में उभर कर, और राजनीति में युवाओं को आना भी चाहिए, तो एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से आप रिसर्च कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आप एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते इन युवा नेताओं से या गुजरात की जनता से आगामी चुनाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम युवा नेताओं की बात करें, युवा नेताओं के संदेश की बात करें, जी तो मैं युवा नेताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स, जी मैथमेटिक्स में हमको पढ़ाया जाता है 1 1 2 होता है, जी लेकिन पॉलिटिक्स में हम लोगों को पढ़ाया जाता है 1 1 2 नहीं होता है, 1 1 11 होता है। तो अगर युवा नेता 1 1 11 मतलब 1 1 जो पल है, 1 1 बूंद है, 1 1 जो लोग हैं उनको सबको यूनाइट होके, और जो फासिस्ट फोर्सेस है उनके खिलाफ अगर ये लोग खड़ा होता है, अगर ये लोग लड़ता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन लोगों का जो राजनीतिक करियर है, राजनीतिक करियर के साथ साथ जो समाज में असमानता फैलाने वाली या दंगा फैलाने वाली जो संस्थाएं हैं वो भी राजनीति से बाहर हो जाएंगी, समाज से बाहर हो जाएंगी। और साथ में एक इनको जो है गुजरात में एक नए चेहरा के रूप में, एक सच में इस समाज का, इस देश का विकास करने वाले चेहरा के रूप में गुजरात के लोग इन सभी नेताओं को पहचानेंगे। धन्यवाद आलोक जी। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार जो दल, किसी भी दल रहा हो, कोई भी दल रहा हो, वो सत्ता में आने के लिए किस प्रकार से युवाओं को यूज करता है और धर्म और जाति के नाम पर भड़का देता है। तो अब ज़रूरत है हम युवाओं को सोचने की, जागने की। तो सोचिए, विचारिए। जय संविधान, जय भारत। दबी आवाज़ के साथ मैं हिमांशु यादव।